दोस्तों, भारत के इतिहास में सरकारें तो बहुत आई, लेकिन सीटों की भूख इस तरह से हमने पहले कभी नहीं देखी। वो भी उस सरकार के अंदर जो ऑलरेडी पूर्ण बहुमत की सरकार है। दोस्तों, जिस तरह से पहले टीएमसी और अब शिवसेना टूट रही है और टूट के बिखर कर इसके सांसद एनडीए में घुसने के लिए एकदम ललायत हुए पड़े हैं, इसको लेकर बहुत सी बातें हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपने एनडीए के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में एक चीज नोटिस करी? पिछले 3-4 दिन में अगर आप देखें तो हर दिन एनडीए का पूरा डायनेमिक्स बदल रहा है। दोस्तों, ये बात मैं बार बार कहती हूं कि हमारा ध्यान इस पार्टी से उस पार्टी और इस पार्टी वर्सेस उस पार्टी के पॉलिटिक्स पर तो रहता है, लेकिन पार्टियों के अंदर और गठबंधनों के अंदर भी खूब पॉलिटिक्स होती है। अब आप देखिए, एनडीए के अंदर जो पावर सेंटर है, जो पावर डायनेमिक्स है, कितनी जबरदस्त तरीके से बदली है। ये बताएगा कि एनडीए के अंदर चीजें कैसे बदलेंगी। जैसे हुआ क्या दोस्तों, अब आज सबका ध्यान इस बात पर है कि जो एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, वो आ गए हैं दिल्ली और उनके साथ आ गए हैं करीब, कोई कह रहा है 6, कोई कह रहा है 7, 6 तो हैं ही शिवसेना के सांसद। अब ये बात तो कोई नई बात है नहीं, सब जानते हैं, लेकिन इसमें कैच है। कैच ये है दोस्तों कि ये जो सांसद है ना उद्धव ठाकरे के, ये बीजेपी में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, ये एकनाथ शिंदे की पार्टी में सांसद बनेंगे। ऐसा करते हुए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे, अगर ये सारे सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में विलय कर लेते हैं, अपना आ जाते हैं, ऐसा करते हैं अगर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी और छोटी पार्टी बन जाएगी और एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ जाएगी। इनफैक्ट ना केवल महाराष्ट्र बल्कि केंद्र की राजनीति में भी एकनाथ शिंदे नायडू से आगे निकल जाएंगे। जी हाँ, कैसे दोस्तों? एकनाथ शिंदे के पास फिलहाल महाराष्ट्र में कितने सांसद हैं? 16 सांसद हैं और बीजेपी के पास फिलहाल महाराष्ट्र में 9 सांसद हैं। राइट दोस्तों, एकनाथ शिंदे के पास अगर 6 सांसद और आ जाते हैं उद्धव ठाकरे की पार्टी के, तो ये संख्या हो जाती है 22। कोई कह रहा है 7 सांसद हैं तो 22 या 23। इस हिसाब से दोस्तों महाराष्ट्र में न केवल एकनाथ शिंदे की राजनीतिक ताकत, उनकी हैसियत बढ़ जाती है, बल्कि केंद्र में भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि नायडू साहब अभी 16 सांसदों वाली पार्टी है, जो कि 16 सांसद उनके समर्थन दे रहे हैं एनडीए का। और दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसद हैं। तो ऐसा करते हुए एकनाथ शिंदे एक्चुअली में एक तरह से नंबर 1 सहयोगी बन जाएंगे। अब नंबर 1 की भी गजब की जंग चल रही है एनडीए में, क्योंकि एक दिन पहले ये नंबर 1 थी काकोली घोष वाली एनसीपीआई। आप जानते हैं दोस्तों, टीएमसी टूटी तो जो बाकी के सांसद थे वो सीधे एक ऐसी पार्टी में अपना विलय कर गए जिसके बारे में कोई जानता भी नहीं था, एनसीपीआई। पहले नाना किया पार्टी ने, अब उनका विलय एक तरह से उनको हरी झंडी दे दी है। दोस्तों, एनसीपीआई जिसने लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ा, उसके पास 20 सांसद हो गए। तो 20 सांसद वो जो है वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। तो ये 20 सांसद के साथ काकोली घोष का जो एनसीपीआई का गठबंधन है, जिसको काकोली घोष लीड करती हुई दिखाई दे रही है, वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लेकिन उसके एक दिन में, मतलब काकोली घोष को एक खुशी एक दिन में नसीब नहीं हुई, अगले दिन अब शिवसेना बनने को तैयार है। भाई, एकनाथ शिंदे के पास अगर 22 या 23 सांसद आ जाते हैं तो वो नंबर 1 की पार्टी बन गए। तो नंबर 1 की पार्टी होगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसके बाद काकोली घोष, और तीसरे नंबर पर आएंगे कौन? चंद्रबाबू नायडू। वो चंद्रबाबू नायडू जो अब तक सबसे बड़े सहयोगी थे, हर दूसरे तीसरे महीने में वो दिल्ली आ जाते थे, वो निर्मला सीतारमण से मुलाकात करते थे, फंड्स की बातें करते थे। अब देखिए, चंद्रबाबू नायडू की पावर पॉलिटिक्स भी बदली, उनकी बार्गेनिंग पावर भी घट रही है। और दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? काकोली घोष, मतलब काकोली घोष बहुत बड़ी नेता है पश्चिम बंगाल की, सांसद हैं, बहुत ताकतवर है, तभी तो टीएमसी से उन्होंने सांसद तोड़ लिए। लेकिन काकोली घोष किसके अंडर बेसिकली काम करने को तैयार है? मोदी जी के ना। इनकी कोई, मतलब एनसीपीआई कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि एनसीपीआई ने अपने सांसद उतारे देश भर में तो वो सारे जीत के 20-25 सांसद आ जाएंगे। जमानत ही जब्त हो जाएगी, उनकी खुद की जमानत जब्त हुई पड़ी है एनसीपीआई ने पिछला चुनाव जो लड़ा था त्रिपुरा में। तो एनसीपीआई बेसिकली बी टीम है, मतलब भूपेंद्र यादव के साथ मुलाकात कर रहे हैं सारे सांसद, सबको पता है किसका काम है इसके पीछे, मतलब किसकी ताकत है इसके पीछे। तो काकोली घोष का अपना कोई से नहीं है बेसिकली। काकोली घोष वही करेंगी जो बीजेपी कहेगी। ठीक है, कल को अगर उनसे कहा जाएगा कि अपने 20 सांसद काकोली घोष की अगुवाई में इस पार्टी में ले आइए, तो वहां विलय कर देंगे वो, तो ये चलता रहेगा। तो बेसिकली काकोली घोष नहीं पावरफुल है, बीजेपी पावरफुल है। तो ऐसा करके बीजेपी अपनी संख्या तो बढ़ा ही रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बल्कि मौजूदा तौर पर जो उसके सहयोगी हैं उनको भी साफ तौर पर एक मैसेज दे रही है, राजनीतिक मैसेज, कि बार्गेनिंग अब आपकी फालतू की सहन नहीं की जाएगी।
क्योंकि अब आप तीसरे नंबर की पार्टी है एनडीए में। तो यहाँ याद रखिएगा, एकनाथ शिंदे दिल से अभी उन्होंने अपने उस सपने को खत्म नहीं किया है कि वो दोबारा सीएम बनेंगे। किस तरह से अपमानित किया गया था एकनाथ शिंदे को, ये भी सबको याद है। उनकी अगुवाई में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उसके बाद सीएम से उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, और डिप्टी सीएम भी बने थे तो एक तरह से खून का घूंट, अपमान का घूंट पी के बने थे। अपने गाँव चले गए थे, बीमार हो गए थे, बड़ी मुश्किल से उनकी मान मनौवल हुई है। आए दिन ऐसी खबरें आ जाती हैं कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच में कोई खटपट चल रही है, उनके विधायक कुछ नई डिमांड्स लेकर आ गए। तो एकनाथ शिंदे उस तरह के सहयोगी नहीं है बीजेपी के जिस तरह की चिराग पासवान है या फिर जेडीयू है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकनाथ शिंदे कल को एनडीए की तरफ बागी हो जाएंगे। मतलब एकनाथ शिंदे की पार्टी थोड़ी थी, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी थी ना दोस्तों। उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे ने छीनी। एकनाथ शिंदे के पार्टी के अंदर कौन एकनाथ शिंदे निकल जाए तो शिंदे साहब भी नहीं जानते होंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं दोस्तों, संजय राउत ने इसी मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले की, जहां पर उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी के बागी सांसदों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जो कि हर लिहाज से गलत है। लेकिन अजीब बात देखिए, अब मीडिया उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत के इन अपशब्दों पर टूट चुकी है। पूरा ध्यान संजय राउत के अपशब्दों पर टिका हुआ है, और खुलेआम एक पार्टी की कितनी बार आखिर टूट होगी, खुलेआम उनके सांसदों को किस तरह से ले जाया जा रहा है, मिलवाया जा रहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। हेडलाइन केवल संजय राउत के बयान बन रहे हैं। इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की पूर्व सांसद हैं, उन्होंने कहा है भाजपा इस भ्रम में न रहे कि सपोलों की टोली जमा करके सांपों को दूध पिलाएंगे और वो सिर्फ विपक्ष को डसेंगे। आपका भी समय आएगा, क्योंकि सांप की फितरत ही डसना है। आज अगर हमारी बारी है, कल आपकी भी हो सकती है। लेकिन एक ऐसे परिदृश्य में हम जी रहे हैं जो आज से पहले कभी देखा नहीं है। कितना अजीब है ये। मतलब आपने जनता का मजाक बनाकर रख दिया। आप एक तरह से जनता को चिढ़ा रहे हैं कि आप हमें जिताओ तो भी ठीक, ना जिताओ तो हम खुद ही जीत जाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये तो लोकतंत्र की एक मजाक बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज ही मैंने आपको एक खबर दिखाई दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने आप देखिएगा इसमें दावा किया है कि जो टीएमसी के सांसद टूटे उनको एक मुश्त रकम तो मिली है, साथ में उनसे वादा किया गया है कि अगले 36 महीने हर महीने 1 करोड़ एक खोखा घर पहुंच जाएगा। और उधर जो संजय राउत हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद, वो ये कह रहे हैं कि हमारे वालों को तोड़कर टूट कर जा रहे हैं एकनाथ शिंदे में, उनको 50 खोखा, 50 करोड़। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनके दावे सच हैं, लेकिन आप सोचिए किस देश में हो रहा है, जिस देश में कितनी गरीबी है, जिस देश में कितनी भूखमरी है। दोस्तों, एनडीए के अंदर बदलती इस पावर डायनामिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? और एकनाथ शिंदे को इनडायरेक्टली जिस तरह से वो ताकतवर हो रहे हैं, क्या इसके बारे में बीजेपी नहीं समझ रही होगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। या फिर उसने सोच लिया है कि वो जब चाहे कोई भी पार्टी तोड़ सकती है, दुश्मनों की भी और अपनों की भी। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब।